गणित का पहला चैप्टर चल रहा था अपना, जिसका जिसके दो पार्ट है। पहला है संबंध एवं फलन और सेकंड पार्ट है द्विचर संक्रिया, जिसका पहला पार्ट चल रहा था अपने संबंध और फलन। पहले हमने संबंधों के प्रकार पढ़े थे, स्वतुल्य, सममित, संक्रामक। उसके बाद फलनों के प्रकार, एक एक की और आच्छादक। और एक एक की आच्छादक के बाद में हमने पढ़ा था व्युत्क्रमणीय फलन, इन्वर्सिबल फलन, इन्वर्सिबल फंक्शन, या फिर जिसको हम कहते हैं प्रतिलोम्य फलन, जिसका प्रतिलोम ज्ञात किया जा सकता है, व्युत्क्रम ज्ञात किया जा सकता है। एफ अगर कोई फलन ए से बी में, तो एफ इनवर्स अगर होगा तो वो आपस बी से समुच्चय, बी से समुच्चय ए में परिभाषित होगा। एफ इनवर्स, जैसे एफ एफ के एलिमेंट ऐसे आते हैं 1 2, तो एफ इनवर्स के एलिमेंट आएंगे 2 1 और 4 3। क्रमित युग्म में आएंगे लेकिन उल्टे आएंगे। इसका जो प्रांत होगा वो इसमें सप्रांत या परिसर होगा, और इसका जो सप्रांत होगा वो इसका प्रांत होगा, इस तरह से। और ये इन्वर्सिबल है, इसका मतलब ये एक एक की ओर आच्छादक है, एक एक की ओर आच्छादक है, तो यही सप्रांत है और यही क्या है, परिसर होता है। ये ध्यान रखना, ये चीजें अपनी पड़ी हुई है। प्रतिलोम ज्ञात कैसे करते हैं? प्रतिलोम के लिए पहले आपको एक एक आच्छादक दोनों सिद्ध करना होता है, फिर आपको एफ इनवर्स निकालना है। तो अभी हमने किए थे सवाल। अब कौन सा है क्वेश्चन आगे? नमा क्वेश्चन है। एफ एक्स एक फलन दिया हुआ है 9x² प्लस 5x माइनस 6। 6x माइनस 5। एफ फलन जो परिभाषित है, एफ का जो प्रांत है वो आर प्लस है। आर प्लस का मतलब धनात्मक वास्तविक संख्या है। इसमें -5 टू इनफाइनाइट। धनात्मक वास्तविक संख्याओं का समुच्चय होता है, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, मतलब जो वास्तविक संख्या धनात्मक होगी वही होगी, इनमें ऋणात्मक नहीं होगी और शून्य जीरो भी काउंट नहीं होगा। आर प्लस। अब आपको सिद्ध करना है कि एफ व्युत्क्रमणीय है और एफ इनवर्स वाई भी ज्ञात करना है। तो एफ व्युत्क्रमणीय सिद्ध करना है। दूसरी बात, एफ इनवर्स वाई का भी मान निकालना है। ये मान ज्ञात करना। तो व्युत्क्रमणीय के लिए सबसे पहली शर्त क्या होना चाहिए? फलन एक एक ही फलन होना चाहिए।
एक एक के लिए आपने मान लिया एफ एक्स वन बराबर एफ एक्स टू। एक्स वन और एक्स टू दोनों ही क्या धनात्मक वास्तविक संख्याएं हैं। धनात्मक वास्तविक संख्या का मतलब एक्स वन भी 0 से बड़ा है और एक्स टू भी 0 से बड़ा है। एफ एक्स वन बराबर एफ एक्स टू मान लो। एफ एक्स का मान ये है, जब आप यहाँ एक्स वन रखोगे तो यही मान आएगा सेम, 9 आएगा, 6 आएगा, 5 आएगा। जहाँ एक्स आ रहा था वहां पर क्या बन जाएगा, एक्स वन बन जाएगा। इधर वापस एफ एक्स टू का मान सेम आएगा, यहाँ एक्स टू बन जाएगा। ये -5 अचर है, वो भी 5 माइनस का है, एक का पक्षांतरण करोगे उधर जाएगा प्लस हो जाएगा, तो ये 5 माइनस वो 5 प्लस 0 हो जाएगा। नाइन एक्स वन स्क्वायर 6x1। इस तरह से लिख सकते हैं। इस साइड में लेके आ जाओ उनको। बराबर आएगा 0। नाइन इन दोनों में कॉमन है, इनमें 6 कॉमन आएगा, बराबर 0। आपको ये पता है r प्लस धनात्मक वास्तविक संख्याओं का समुच्चय, इसका मतलब आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, इसमें 0 शामिल नहीं है, 0 इसमें शामिल नहीं है। अगर ये कहता नॉन नेगेटिव तो 0 शामिल होता और प्लस वाली आती, ऋणोत्तर लिखा हुआ आता। ये साफ साफ कह रहा धनात्मक वास्तविक संख्या है, तो 0 जो होता है वो तो न तो धनात्मक में होता और न ही ऋणात्मक में होता, दोनों में नहीं आता है, ये ध्यान रखना। इसमें 0 शामिल नहीं है, 0 जो होता है वो r प्लस में नहीं होता है, ये आपको ध्यान। बाकी तो धनात्मक सारी होती है आपको पता है, लेकिन 0 इनमें शामिल नहीं होता। 0 को आप गलती से भी इसमें मत रखना, तो ये कंफ्यूजन आपको नहीं रखना। इसमें देखो ये हो गया 9 x1 स्क्वायर माइनस x2 स्क्वायर, ये गुणनखंड होते हैं इसके। प्लस का आएगा 6, x1 माइनस x2 बराबर 0। इसमें और इसमें एक चीज कॉमन आ रही है, x1 माइनस x2 आ रहा है, ले सकते हैं। पीछे क्या बचेगा, 9 x1 प्लस x2 प्लस का 6। अब दो संख्याओं का गुणा 0 आ रहा है। जब दो संख्याओं का गुणनफल 0 होता है तो या तो पहली संख्या 0 है, या दूसरी संख्या 0 है, या फिर
दोनों ही जीरो है। एक्स कोई वास्तविक संख्या है जो जीरो नहीं है। एक्स गुणा जीरो हो तो जीरो आएगा, या फिर जीरो को एक्स से गुणा करोगे तो जीरो आएगा, या जीरो गुणा जीरो जीरो आएगा। मतलब ये जीरो नहीं है तो भी गुणनफल जीरो होगा, ये जीरो नहीं है और ये गुणा जीरो तो भी जीरो होगा, और दोनों जीरो होते तो भी जीरो होता है। तो इसमें भी यही कंडीशन है, या तो ये जीरो है या फिर ये जीरो है, या दोनों ही जीरो है। लेकिन हमें पता है x1 और x2 दोनों ही क्या है, धनात्मक वास्तविक संख्याएं है। ये लिखा हुआ x1 और x2 दोनों ही क्या है, धनात्मक वास्तविक संख्या है। और जब धनात्मक है तो दोनों का योग जीरो हो सकता है क्या? दो धनात्मक वास्तविक संख्याओं का योग आज तक कभी जीरो हुआ है क्या? नहीं हुआ। ये जीरो नहीं है। इसको 9 से गुणा करोगे जीरो आएगा क्या? नहीं आएगा। और 9 से गुणा करके 6 जोड़ोगे तो ये तो पहले ही धनात्मक है, और 6 जोड़ोगे इसका मतलब ये 6 से बड़ा ही हो रहा है। तो ये जो पार्ट है ये जीरो नहीं हो सकता। कौन सा पार्ट जीरो होगा? ये पार्ट जीरो होगा। 9x1 प्लस x2 प्लस 6 नहीं हो सकता बराबर जीरो के। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि x1 भी जीरो से बड़ा है और x2 भी क्या है, बड़ा है जीरो से। बड़े क्यों है जीरो से? धनात्मक वास्तविक संख्या है। हमने fx1 बराबर fx2 लेना। x1 और x2 प्रांत के एलिमेंट है, और प्रांत क्या है, धनात्मक वास्तविक संख्या है। x1 प्लस x2 कभी भी जीरो नहीं हो सकता, ये बात हमें ध्यान रखनी है। और ये जीरो नहीं हो सकता, और हम कह रहे हैं गुणनफल जीरो है, तो जीरो कौन है? इसको जीरो होना पड़ेगा। ये तो जीरो हो ही नहीं सकता, तो बच्चा यही है। और ये जीरो होगा तभी रिजल्ट क्या आएगा, जीरो। ये हम कह रहे जीरो हो ही नहीं सकता, और ये भी जीरो नहीं होगा, तो बराबर में जीरो आएगा क्या? कभी नहीं आ सकता। इसका मतलब x1 माइनस x2 क्या होगा, जीरो के बराबर। और जब ये जीरो के बराबर होता है तो x1 बराबर क्या होता है, x2। और x1 बराबर x2 आ गया fx1 बराबर fx2 लेने पर। इसलिए फलन कैसा है, एक ही फलन है। f एक ही हो गया। अब आच्छादक की बात करेंगे। आच्छादक में आपको मानना है fx बराबर y। x जो है एलिमेंट प्रांत का है, और y किसका है, सप्रांत का है। fx का मान लिख दो, 9x² प्लस 6x माइनस 5। हमें मान निकालना x का। और यहाँ पर समीकरण जो आ रहा है वो द्विघात समीकरण है। किसमें, x में। तो द्विघात समीकरण का हल निकालने के लिए एक तो विधि होती है गुणनखंड विधि, दूसरी विधि होती है पूर्ण वर्ग बना लो, तीसरी विधि होती है द्विचारी विधि। इसके मूल निकालने तो x बराबर होगा माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4 इसलिए ये तो इस विधि से निकाल सकते हैं, या फिर पूर्ण वर्ग बना के निकाल सकते हैं। हमें सबसे आसान विधि यही लगती, तो इसी से निकालेंगे, टाइम कम खराब होगा।
इसको ऐसे लिख सकते हैं या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। हमें निकालना है x का मान। हमेशा आच्छादक में यही करते हैं, हम x का मान निकालते हैं इसको y के बराबर मान के। x बराबर -b प्लस माइनस रूट, ये हो जाएगा a का मान, ये हो जाएगा b का मान और ये हो जाएगा c का मान। -b तो ये हो गया -6, b का स्क्वायर 6 का स्क्वायर -4, a का मान 9 और c का मान आ रहा -5 प्लस y। तो ये माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ये हो जाएगा 9। इसमें 36 से गुणा में, इसमें 9 चौक 36 है, तो इसमें भी 36 है, इसमें भी 36 है, 36 कॉमन आ जाएगा। यहाँ क्या बचेगा, 1। यहाँ से भी बचेगा 1, क्योंकि 36 का भाग इस 36 में एक बार जाएगा, इस 36 का भाग इसमें भी देंगे एक बार जाएगा, बचेगा खाली 5 प्लस y। या फिर सीधा ही लिख दो। दो गुणा 9 लिख दो या फिर सीधा 18 लिख दो। छत्तीस का वर्गमूल निकलेगा, वर्गमूल बाहर आ जाएगा, 5 और 6 प्लस y। ऊपर वापस 6 कॉमन आ जाएगा। यहाँ प्लस और माइनस दोनों। छह का भाग दो 18 में, 3 बार जाएगा, प्लस माइनस √6 प्लस y और माइनस का 1। ऐसे भी लिख सकते हैं इसको। ये -1 पहले लिखो चाहे बाद में लिखो, ये चिन्ह इसका इसके साथ में है, कैसे लिखो इसको। अब देखो x का मान आ रहा है, ये तो हमेशा माइनस ही होगा, ये एक बार प्लस लेना और एक बार माइनस लेना। अगर ये भी माइनस में और ये भी माइनस में, मतलब दोनों ही संख्या ऋणात्मक है, ऋणात्मक संख्याओं को जोड़ने पर वापस जो अंक आएगा वो क्या आएगा, ऋणात्मक ही आएगा। और ऋणात्मक आएगा, लेकिन हम कह रहे हैं x किसका एलिमेंट है, प्रांत का, और जो फलन f है वो परिभाषित है r प्लस से, मतलब इसका प्रांत क्या है r प्लस। तो x का जो भी मान आएगा वो क्या आएगा, धनात्मक संख्या। x बड़ा होगा हमेशा किससे, 0 से, इसलिए x का मान ऋणात्मक आप नहीं ले सकते, तो x का मान ही आएगा। प्लस का ही चिन्ह लेना, माइनस नहीं लेना है।
क्यों लेना है? क्योंकि जो x का मान है वो बड़ा है 0 से। बड़ा क्यों 0 से? f जो परिभाषित है वो r प्लस, यहाँ कितना -5 है, इसमें परिभाषित है। x का मान हम कह रहे 0 से बड़ा होना चाहिए क्योंकि इसका जो प्रांत है वो r प्लस है, और ये x किसका एलिमेंट है? प्रांत का ही एलिमेंट है। अब परिसर ज्ञात करना। परिसर ज्ञात कर लो। परिसर का मतलब y का मान निकालना है, तभी तो फलन आच्छादक होगा। हमें पता है x का मान 0 से बड़ा होना चाहिए, और x का मान, ये मान 0 से कब बड़ा होगा? जब ये ऊपर वाली संख्या वो क्या होगी? धनात्मक होगी। यही तो होगा। x बड़ा है 0 से। पहली बात तो ये धनात्मक होना चाहिए, धनात्मक है तो इससे पहले माइनस तो हो ही नहीं सकता। और अब परिसर ज्ञात करना है, तो परिसर ज्ञात करने के लिए आपको x का मान जो है वो 0 से बड़ा होना चाहिए। तो x का मान क्या है, वो 0 से बड़ा कर दो। ये तो करना है, परिसर आ जाएगा। 2 मिनट रुको करो। यहां तक हमेशा ही करते हैं हम, x का मान निकालते हैं। अब आपको परिसर निकालना है, और आपको दिया हुआ है जो x है वो क्या है? धनात्मक वास्तविक संख्या, और धनात्मक है तो x का मान 0 से बड़ा होगा। x 0 से बड़ा होगा, ये भी क्या है? x ही तो है। ये 0 से बड़ा होगा, बटा 3 लिखो तो लिख दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये 0 से बड़ा होगा, ये 3 तो उधर गुणा हो जाएगा। वन को उधर भेज दो, इधर माइनस में उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा। अब इनमें से किसी का भी पक्षांतरण नहीं हो सकता। कब नहीं हो सकता? कब तक नहीं होगा? जब तक ये वर्गमूल नहीं हटेगा। वर्गमूल हटा दो, दोनों तरफ वर्ग कर दो। छह को उधर भेज दो। y का मान बड़ा होगा किससे? -5 से। तो y जो होता है वो किसको कहते हैं हम? परिसर को कहते हैं। और परिसर होगा -5 से बड़ा, मतलब -5 और उससे बड़ा कुछ भी हो सकता है। क्या ये सप्रांत के बराबर है? सप्रांत यही था ना? परिसर यही आ गया। ये हो गया, ये x का मान यहाँ। और जब एक के आच्छादक है तो f क्या होगा? व्युत्क्रमणीय होगा। अब f का व्युत्क्रम ज्ञात करेंगे। माना f(x) बराबर y, तो आप ये इसको f इनवर्स से गुणा या फिर f इनवर्स से इसकी संक्रिया कराओगे f की,
ये भी एफ इनवर्स से संक्रिया करेगा, दोनों तरफ सेम संक्रिया होती है। एफ इनवर्स एफ होता है तो सीधा आएगा एक्स, एफ इनवर्स वाई। एक्स का मान रख दो जो हमने निकाला था, √6 + y - 1/3। और ये आपको सिद्ध करना था कि एफ इनवर्स क्या आना चाहिए, ये आना चाहिए, ये भी आ जाएगा। ये सवाल कर लोगे तो आप इस प्रश्नावली का और इससे पीछे वाली प्रश्नावली के सारे सवाल कर लोगे, कोई ऐसा सवाल नहीं है जो नहीं होगा। तो देखो आपको ये फलन दिया हुआ था R+ से, ये इसका सहप्रांत है, आपको सिद्ध करना है, ये व्युत्क्रमणीय फलन है और एफ इनवर्स का मान ज्ञात करना है, रियल आना है। तो पहली बात, व्युत्क्रमणीय सिद्ध करने के लिए एक एक ही होना जरूरी है, धनात्मक वास्तविक संख्याओं में परिभाषित है। और एक एक के लिए आप क्या मानोगे, fx1 बराबर fx2 मान रख देंगे, ये आएगा। पक्षांतरण कर लो, एक साइड में 0 कर लो, क्योंकि और तो कोई कटने वाला है नहीं। ये इधर आएगा 9 9 वाला पास में 6 और 6, ये x1 - x2 का स्क्वायर और ये हो गया x1 - x2। a² - b² की सर्व समीकरण लगेगी, एक बार प्लस में एक बार माइनस में और आगे माइनस वाला ही आ रहा है। अब ये इसमें भी है और इसमें भी है, मतलब कॉमन आ जाएगा। तो यहाँ से बचेगा एक तो 9 और ये बचेगा x1 + x2, यहाँ से बचेगा खाली 6। आपको दिया हुआ x1 x2 R+ के एलिमेंट है, धनात्मक वास्तविक संख्या है और दो धनात्मक वास्तविक संख्याओं का योग कभी भी 0 से छोटा या 0 नहीं होता है। मतलब ये 0 से बड़ा है, 0 से बड़ा है, धनात्मक है, 9 से गुणा करो और फिर 6 जोड़ो, 0 से बड़ा ही आएगा। तो इसका मान हमेशा क्या होगा, बड़ा होगा 0 से। ये 0 से बड़ा होगा तो ये तो 0 हो नहीं सकता, गुणनफल 0 है तो फिर इसका मतलब ये पक्का ही क्या है, 0 है, तभी 0 आया, नहीं तो आ ही नहीं सकता। और ये 0 है तो बराबर कर दो, पक्षांतरण कर दो, x1 बराबर x2 आ गया, मतलब एक एक ही फलन है। आच्छादक की बात करेंगे, आच्छादक के लिए fx बराबर y मानेंगे, fx का मान रख देंगे। द्विघात समीकरण है ये, इस रूप में लिख दिया जाएगा, हमें निकालना है x का मान। आच्छादक में हमेशा हम x का ही मान ज्ञात करते हैं, -b + -√b² - 4ac/2 है, इस तरह से आएगा। यहाँ 6, ये 36 है, ये भी 36 है, 36 कॉमन आएगा अंदर पहले, और 36 का वर्गमूल 6 होता है तो 6 बार लिख देंगे। ये 1, ये 5 क्या बन गया 6, जनरल सी जोड़ है, प्लस का y, तो ये y + 6 लिखो, 6 + y लिखो, एक ही बात है। ये कह रहा है ये प्लस भी हो सकता, माइनस भी हो सकता, ये ऑलरेडी माइनस है और ये भी माइनस होगा, इसका मतलब संख्या ऋणात्मक हो जाएगी ना अगर आप माइनस का चिन्ह लोगे, इसलिए आप ये माइनस का चिन्ह नहीं लोगे, कौन सा लोगे, प्लस का ही लोगे। और प्लस का लोगे तो क्या पता ये क्या हो जाए, धनात्मक। दोनों ही माइनस है तो फिक्स है, योग क्या आ गया, ऋणात्मक ही होगा। हमें योग ऋणात्मक नहीं लेना है तो आपको ये जो है चिन्ह माइनस नहीं लेना है। क्यों नहीं लेना है, क्योंकि x का मान 0 से बड़ा बता रहा है और ये आ गया x। हमें चाहिए परिसर, तो परिसर के लिए आपको x का मान दिया हुआ 0 से बड़ा, और ये x है तो ये भी क्या है, x ही तो है ना, दोनों बराबर है। ये 0 से बड़ा है तो ये भी क्या होगा, 0 से बड़ा ही होगा, धनात्मक राशि है, x का मान आया हुआ है ये। और हमें पता है x कहाँ से आता, प्रांत से आता है, और प्रांत 0 से बड़ा है, धनात्मक वास्तविक संख्या, तो ये भी 0 से बड़ा होगा, 0 से बड़ा कर दो इसको, 3 का गुणा कर दो, उधर पक्षांतरण कर दो, फिर वर्गमूल आएगा, 1 का पक्षांतरण कर दो, ये इस तरह से आएगा। आगे हल करना है तो क्या करना पड़ेगा, वर्ग करना पड़ेगा, वर्ग कर दिया, ये आ गया, 6 को उधर भेज दिया। y का मान ये कह रहा 5 से क्या है, बड़ा, या फिर बराबर भी हो सकता है, ये चिन्ह लगा लो यहाँ, बड़ा या बराबर होगा, तो ये इसमें 5 भी आ जाएगा शामिल। व्युत्क्रमणीय फलन है, एक एक ही आच्छादक है, व्युत्क्रम होगा, fx बराबर y मान लेना, इनवर्स से इसकी संक्रिया करा देना, ये बन जाएगा f इनवर्स y, और f इनवर्स y का मान किसके बराबर होगा, x के बराबर होगा, ये इसका व्युत्क्रम हो गया बस। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन,
एक बात याद रखना, नोट लगा देना। एफ एक फलन है ए से बी। जी वापस है बी से ए। एक दूसरे के व्युत्क्रम होंगे या फिर व्युत्क्रमणीय होंगे। एफ ए से बी है, व्युत्क्रमणीय होगा। व्युत्क्रमणीय होगा तो क्या होगा, एक एक अच्छा होगा। इसका व्युत्क्रम क्या है, जी होगा। जी वापस बी से ए में है। तो एफ और जी व्युत्क्रमणीय होंगे तो ये एक दूसरे के व्युत्क्रम होंगे। व्युत्क्रम होंगे तो एफ ओ जी। अगर यहाँ पर एक्स लिखा हुआ तो ये क्या आएगा, वापस एक्स ही आएगा, या वाई लिखा हुआ तो वाई ही आएगा। ये क्या आएगा, वाई आएगा। इस एक्स को हम ऐसे भी कहते हैं आई एक्स। आई एक्स का मतलब ये जो फलन है वो क्या, आई आई का मतलब होता है तत्समक फलन। किसी भी फलन की संक्रिया एफ एक्स बराबर एक्स आता है, या जी एक्स बराबर एक्स आता है, या एफ जेड बराबर जेड ही आता है वापस, तो वो तत्समक फलन कहलाता है। तो जी ओ एफ को हम कहेंगे आई। आई का मतलब आइडेंटिटी फलन, तत्समक फलन। रिजल्ट वापस सेम ही आता है जो ही एलिमेंट लेते हैं। तो ये आपको याद रखना है। जी एफ एक्स का मान एक्स ही आएगा, और एफ और जी या वाई रखोगे तो वापस वाई ही आएगा। वाई क्यों रखा, क्योंकि यहाँ फलन जी है और जी बी से ए में परिभाषित है। इसका एलिमेंट एक्स लोगे, इसका वाई आएगा, तो वापस यहाँ वाई रखोगे। सीधा डायरेक्ट अगर आपको सिद्ध करना है कि क्या तक नहीं सिद्ध करते हो तो जी ओ एफ एक्स निकाल देना और एफ ओ जी वाई निकाल देना, दोनों वापस सेम आ जाने चाहिए। 10वां क्वेश्चन। मान लीजिए एफ एक्स से वाई में एक व्युत्क्रमणीय फलन है, सिद्ध करोगी एफ का प्रतिलोम फलन अद्वितीय होता है। अद्वितीय का मतलब एफ का प्रतिलोम कितना होना चाहिए, एक ही होना चाहिए, एक से ज्यादा प्रतिलोम नहीं होने चाहिए एफ के। तो आप मान लो एक से ज्यादा दो प्रतिलोम मान लो। एफ दिया हुआ फलन समुच्चय एक्स से समुच्चय वाई में दिया हुआ है। सिद्ध करना है एफ का केवल एक व्युत्क्रम है, एक ही प्रतिलोम है। अद्वितीय का मतलब होता है केवल एक, ओनली वन, यूनिक बोलते हैं जिसको। यूनिक का मतलब जो एक ही होता है, जिसके जैसा दूसरा कोई भी नहीं होता, वो क्या कहलाता है, यूनिक कहलाता है, जिसका क्लोन नहीं होता है। आपने मान लिया कि जबरदस्ती एफ के दो व्युत्क्रम मान लिए, या फिर प्रतिलोम। एक तो मान लिया जीवन, दूसरा मान लिया जीव। तो अब पहले आप ज्ञात करोगे
एफ ऑफ G1Y। मैंने कहा अगर ये व्युत्क्रमणीय फलन एफ और जी एक दूसरे के व्युत्क्रम है तो एफ और जी वाई का मान क्या आएगा, वापस वाई तो आएगा, लिखा है था। अगर आप जी ओ एफ एक्स लिखोगे तो क्या आएगा, एक्स आएगा। एफ ओ जी वाई लिखोगे तो क्या आएगा, वाई आएगा, क्योंकि ये व्युत्क्रमणीय फलन है। इसी प्रकार दूसरा व्युत्क्रम आपने माना था कौन सा, G2। तो वो भी वापस क्या आएगा, वाई ही आएगा, क्योंकि G2 भी क्या है, एफ का प्रतिलोम है, G1 भी एफ का प्रतिलोम है। दोनों के साथ संक्रिया करोगे, यहाँ पर जो भी एलिमेंट होगा वो सेम आएगा। ये समीकरण 1 और ये समीकरण 2। हमें सिद्ध करना है कि ये जो फलन है वो एक ही फलन, एक ही प्रतिलोम होना चाहिए। हमने दो प्रतिलोम माने थे। समीकरण 1 और 2 से देखो, एफ ओ G1 बराबर होंगे, क्योंकि दोनों का ही रिजल्ट सेम आएगा। एफ इसको लिख सकते G1Y। एफ एक्स से वाई में प्रतिलोम व्युत्क्रमणीय फलन दिया हुआ है। व्युत्क्रमणीय का मतलब ये फलन जो है एफ एक की भी है और आच्छादक भी है। तो देखो अगर एफ एक्स वन बराबर एफ एक्स टू होता है तो एक में क्या होता है, एक्स वन बराबर एक्स टू होता है। तो ये एफ तो आया ही हुआ, ये एफ, ये एक्स वन बराबर एफ और ये एक्स टू, इसका मतलब एक्स वन बराबर एक्स टू होगा। तो एक्स वन और एक्स टू लिख दो, एफ को छोड़ दो। आपको एक फलन दिया हुआ था एफ एक्स से वाई में, व्युत्क्रमणीय है। व्युत्क्रमणीय होने का मतलब ये फलन एफ एक की भी है और आच्छादक भी है, दोनों ही है। आपको सिद्ध करना है अगर एफ का, अगर आप व्युत्क्रम निकालोगे, प्रतिलोम निकालोगे, तो इसका केवल कितना प्रतिलोम आएगा, एक ही आएगा, क्योंकि ये लिखा हुआ है इसका प्रतिलोम क्या होगा, अद्वितीय होगा। हमने मान लिया गलती से इसके दो प्रतिलोम, एक का नाम G1 दे दिया और दूसरा नाम G2 दे दिया। अगर G1 और G2 सेम ही है, बराबर आ गए, इसका मतलब तो ये अद्वितीय है, और बराबर नहीं आए तो फिर ये अद्वितीय नहीं होगा। तो आपने इसके दो प्रतिलोम लिए, जबकि प्रश्न कह रहा है कि आपको सिद्ध करना है इसका केवल और केवल एक ही प्रतिलोम है, दूसरा कोई प्रतिलोम नहीं है। फिर भी हमने माना कि दो प्रतिलोम है, एक G1 और दूसरा G2।
G1 F का प्रतिलोम है तो FOG1 प्रतिलोम होता है तो वापस क्या आता है, वही आता है मैंने इससे पहले का पार्ट लिखाया था। F और G दोनों व्युत्क्रमणीय फलन है, मतलब एक दूसरे के व्युत्क्रम है। F G का व्युत्क्रम है और G F का व्युत्क्रम है। ये A से B में परिभाषित है तो वापस ये B से A में परिभाषित है। अगर ये दोनों इस प्रकार एक दूसरे के व्युत्क्रम होंगे तो GOFX X आएगा, FOGY लोगे तो क्या आएगा, Y आएगा। इसी का हमने यूज इसमें किया, इसलिए पहले लिखाया। आपने एक लिया इसका प्रतिलोम G1 तो G1 इसका प्रतिलोम है FOG1Y निकालोगे तो सीधा क्या आएगा, Y आएगा। ये आप लिखो चाहे मत लिखना, इसका कोई मतलब नहीं। लिखो तो ठीक है, नहीं तो चलेगा। FOG2Y, ये G2 भी इसका प्रतिलोम है तो बचेगा क्या, F। ये प्रतिलोम है तो इन दोनों की संक्रिया कराने पर वापस वही एलिमेंट बचता है। इन दोनों से आपको क्या लग रहा है, दोनों ही बराबर है आपस में, बराबर कर दो, मान ज्ञात कर दो। अब देखो F ये पूरा मान लीजिए x1 है और ये fx2 है, ये कह रहा है fx1 बराबर fx2 है तो x1 बराबर क्या होगा, x2 ही होगा। f जब एक एक ही है, fx1 बराबर x2 है तो x1 बराबर x2 होता है, तो ये f और ये अंदर वाला x1 fx2 तो वापस क्या आएगा, x1 बराबर x2। क्यों आएगा, क्योंकि f एक एक ही है। एक एक ही क्यों है, व्युत्क्रमणीय है, व्युत्क्रमणीय है तो एक एक ही भी है और आच्छादक भी है, तो इस व्युत्क्रमणीय शब्द का यूज यहाँ हुआ है। प्रतिलोम तो आप दो मान लोगे क्योंकि आपको बोला अद्वितीय एक ही प्रतिलोम लाना, आप दो प्रतिलोम मानोगे। एफ के साथ संक्रिया कराओगे तो वापस सेम आएंगे, सेम आएंगे तो बराबर कर दो। बराबर है तो एक तो एफ x1 है और दूसरा एफ x2 है। आपको पता है एफ एक एक व्युत्क्रमणीय है, एक एक ही आच्छादक है, एफ x1 बराबर एफ x2 है तो ये x1 आएगा यहाँ खाली, और यहाँ कौन आएगा x2, x1 बराबर x2। G1y बराबर G2y, इसका मतलब G1 और G2 दोनों ही फलन क्या है, सेम है, बराबर है। और बराबर है इसका मतलब ये दोनों अलग अलग माने थे लेकिन वापस सेम ही आ गए, इसका मतलब इसके दो प्रतिलोम नहीं हो सकते। हमने तो दो प्रतिलोम माने थे, लास्ट में रिजल्ट आया कि दोनों ही क्या है, बराबर ही है। तो बराबर है इसका मतलब इसका प्रतिलोम तो क्या है, एक ही है, दो नहीं है, तीन भी नहीं है। 11वां क्वेश्चन देखो, एफ दिया हुआ फलन 1 2 3 प्रांत में तीन एलिमेंट ए बी सी और एफ के मान दिए हुए F1 F2 और F3। वन की इमेज ए है, टू की इमेज बी है और थ्री की इमेज सी है, तो कैसा फलन है, एक एक की और आच्छादक है। अलग अलग एलिमेंट है, उनकी इमेज अलग अलग है, बी का कोई एलिमेंट छूट नहीं रहा है, प्रांत और परिसर बराबर है तो वो फलन कहलाता है एक एक ही आच्छादक फलन। एफ इनवर्स का वापस इनवर्स निकालोगे तो क्या आना चाहिए, एफ आना चाहिए। एफ का मान निकालो, ये तो आएगा। एफ इनवर्स निकालो, उल्टे लिख देंगे, और आपको कह रहे हैं एफ इनवर्स का वापस इनवर्स निकालो तो वापस हो जाएगा 1a 2b 3c। और ये किसके बराबर है, एफ के तो बराबर है।
बस यही सिद्ध करना था। तो एफ दिया हुआ है, 1 की इमेज ए है, 2 की बी है और 3 की सी है। एक एक आच्छादक दिख रहा है और व्युत्क्रमणीय होगा। व्युत्क्रमणीय एफ का मान निकालो, एफ इनवर्स निकाल लो। एफ इनवर्स निकालना आसान है, उल्टे कर दो, इसका प्रांत उसका सह प्रांत होगा, परिसर उसका परिसर वापस इसका प्रांत हो जाएगा। पहले लिख दो और ये बाद में लिख दो, वो व्युत्क्रम हो जाता है। और दोबारा व्युत्क्रम करो तो वापस उल्टे कर दो तो वापस तो वही आएगा, सेम एफ ही तो आएगा। ये सिद्ध करना है, ये लिख लो।